हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। मैं सिविक्स लेक्चरर वीरेंद्र कुमार। आज 12th क्लास के प्रथम अध्याय शीत युद्ध के दौर पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शीत युद्ध, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना है। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। शीत युद्ध के विषय को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा, चूंकि उससे जुड़ा हुआ टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, उसके विषय में थोड़ा सा बता दूं। मैंने अभी भी बताया कि 1939 से 1945 तक शीत युद्ध चला, द्वितीय विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध में एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, दूसरी तरफ ध्रुवीय राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ थे, और ध्रुवीय राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, हंगरी, ये राष्ट्र थे। तो 1945 में 45 तक आते आते जर्मनी की हार हुई, ध्रुवीय राष्ट्रों की हार हुई, फांसीवादी ताकतों की हार हुई और मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। 1945 में ये द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध से जो मित्र राष्ट्रों ने सबक लिया, वो सबक ये लिया कि द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 5 करोड़ लोग मारे गए और लगभग इतने ही घायल हुए, हताहत हुए, और खरबों रुपए की संपत्ति नष्ट हो गई। अब दुनिया के कुछ जिम्मेदार देशों ने यह सोचा कि अगर इसी प्रकार से युद्ध होते रहे भविष्य में, तो धीरे धीरे ये जो मानव प्रजाति है ये समाप्त हो जाएगी। तो मानव जाति को किस प्रकार से बचाया जाए और भविष्य में ऐसे युद्धों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। अब यहां पर शीत युद्ध की बात हम कर रहे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ ने अमेरिका का और मित्र राष्ट्रों का साथ तो दिया, लेकिन अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में मतभेदों के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध में ही समझ में आने लगे थे। साथ अवश्य दिया सोवियत संघ ने, लेकिन वो कहीं न कहीं एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव था, फांसीवादी शक्तियों को हराना था, मजबूरी थी। लेकिन सोवियत संघ की भी अपनी एक विचारधारा थी, उसको कहते हैं साम्यवादी विचारधारा। तो वो साथ तो दे रही, सोवियत संघ दे रहा था, लेकिन वो एक प्रकार का दिखावा था। और युद्ध समाप्त होने के पश्चात सोवियत संघ ने और अमेरिका के बीच में जो तेवर थे, वो धीरे धीरे मतभेद, विरोध वो सामने आने लगे। तो अब सवाल ये उठता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति कैसे हुई। शीत युद्ध की उत्पत्ति का प्रथम कारण एक कारण नहीं था, कारण तो कई एक थे, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई वो 1945 के याल्टा सम्मेलन से हुई। याल्टा सम्मेलन के विषय में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि याल्टा सम्मेलन जब जर्मनी की हार हुई, ध्रुवीय राष्ट्रों की हार हुई, तो पोलैंड पर एक समझौता हुआ 1945 में, जिसमें सोवियत संघ ने अपनी सहमति दी। वो समझौता ये था कि
अमेरिका ये चाहता था कि पोलैंड में प्रतिनिधि शासन स्थापित हो। जैसे हमारे यहाँ लोकतंत्र में मतलब हम जनता प्रतिनिधि चुनती है, एक प्रतिनिधिक शासन प्रणाली हमारे देश में है, तो उसी प्रकार से पोलैंड में प्रतिनिधि शासन प्रणाली पर समझौता हुआ और इस समझौते में दोनों मतलब अमेरिका और सोवियत संघ सहमत हो गए। लेकिन सोवियत संघ ने पोलैंड में इस समझौते को नहीं माना और उसने पोलैंड में अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया और वहां पर अपने आदमी बिठाए अपनी विचारधारा के, और वहां पर्यवेक्षक के रूप में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका को उनके प्रतिनिधियों को आने से रोक दिया। तो इससे जो है याल्टा सम्मेलन में जो समझौते का पालन न करना, तो अमेरिका के दिल में सोवियत संघ के प्रति एक शंका, एक विद्वेष की भावना मतलब जन्म ले गई। एक तो यहां से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और भी कई कारण थे, जैसे ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। वहां ये समझौता हुआ कि भाई ईरान से अब पश्चिमी देशों की सेनाएं हट जाएगी, तो पश्चिमी देशों ने तो अपनी सेनाएं हटा ली, लेकिन जो सोवियत संघ था उसने अंदर ही अंदर ईरान के शासक से एक तेल समझौता कर लिया अपने हितों के लिए। तो ये चीज पश्चिमी देशों को नागवार लगी। तो इस तरीके से शीत युद्ध की उत्पत्ति के कई कारण थे, जिसमें मैंने अभी आपको बताया। तीसरा कारण भी जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक विचारधाराओं का मतभेद था। जो दोनों महाशक्तियां जो अपनी अपनी विचारधारा लेके चल रही थी, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, अपोजिट थे। और अधिक से अधिक अपने हितों की पूर्ति, स्वार्थ की सिद्धि, ये कई ऐसे कारण थे। और अपनी अपनी विचारधाराओं का वर्चस्व स्थापित करना दुनिया के देशों पर, तो ये शीत युद्ध को जन्म देने के ये अनेक कारण थे। अब दूसरा जो है, शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है, शीत युद्ध से क्या समझते हो? तो फ्रेंड्स, शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध एक ऐसा परोक्ष युद्ध था जो दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा गया। ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, ये आमने सामने का युद्ध नहीं था, ये एक प्रकार का सय मात का खेल था। इस युद्ध में दो महाशक्तियां अपनी अपनी विचारधाराओं को लेकर के उनका वर्चस्व स्थापित करने के लिए, अपना प्रभाव दुनिया के देशों पर स्थापित करने के लिए ये लड़ रही थी। और इसमें अब धमकी शामिल है, इसमें कुछ कार्रवाइयां भी हुई, वो भी शामिल हैं। इसमें दम्भ और शक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा गया, परोक्ष रूप से लड़ा गया, लेकिन ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की ये शीत युद्ध की घटना है। और ये दो महाशक्तियों के बीच में विचारधाराओं को लेकर के, उनके मतभेद को लेकर के, और दुनिया के अन्य देशों पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये परोक्ष युद्ध लड़ा गया। और ये 1945 से शुरू हुआ और 1990 तक चला। 1945 से शुरू हुआ और 1900 यानी 45 वर्ष तक इसकी अवधि बताई जाती है। और इस बीच में पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, पूरी का पूरी वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो दायरा है जो बहुत ही व्यापक है, लेकिन इस शीत युद्ध में चूंकि दोनों महाशक्तियों के बीच में सय और मात का खेल चलता रहा, धमकियां दी जाती रही और कार्रवाइयां की जाती रही, तो ये पूरी का पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ये द्विध्रुवीय अंतराल यानी दो महाशक्तियों के बीच में ही घूमती रही। दो ध्रुवों के बीच में ही इर्द गिर्द उसके
रही, कोई बात नहीं हुई और कोई चर्चा नहीं हुई। कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन थे जो प्रभावहीन हो गए। तो समस्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दो ध्रुवों का मतलब एक तरफ अमेरिका का गुट, दूसरी तरफ सोवियत संघ का गुट, इनके बीच में ही, इनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। तो ये शीत युद्ध का अर्थ अब आप समझ गए होंगे कि शीत युद्ध का अर्थ क्या है। अब प्रश्न एक नया शब्द आया, विचारधारा। कौन सी वो दो विचारधाराएं थी जिसपे शीत युद्ध लड़ा गया? कौन सी वो दो विचारधाराएं थी जो दो महाशक्तियां इसको संसार पे थोपना चाहती थी, लागू करना चाहती थी? एक तो पूंजीवादी विचारधारा, दूसरी साम्यवादी। पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। और दुनिया इन्हीं दोनों विचारधाराओं में बट गई थी। अब फिर एक प्रश्न आया कि पूंजीवाद क्या होता है सर? पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो निजी उद्योगों को बढ़ावा देती है, अधिक से अधिक धन कमाने पर आधारित है। इसका सामाजिक पक्ष कमजोर होता है। इसका मानवतापूर्ण पक्ष से और सामाजिक पक्षों से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका उद्देश्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना और संसाधनों और टेक्नोलॉजी का, ज्ञान और टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक विकास करके अधिक से अधिक धन कमाना और उद्योगों को बढ़ावा देना। ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्यम जो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश और बहुत से देशों में उनकी शाखाएं हो जाएं। तो इसका उद्देश्य जो है वो अधिक से अधिक धन कमाना और टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हो, उद्योगों को बढ़ावा हो और निजीकरण को तवज्जो देना। दूसरी विचारधारा है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। ये कार्ल मार्क्स से प्रेरित विचारधारा है और ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशिष्ट विचारधारा जो हमारी दुनिया में कार्ल मार्क्स के द्वारा लाई गई, बहुत ही महान वो साहित्यकार थे जिन्होंने कल्पना की और जो दलित, शोषित और मजदूर जो थे, जो गरीब तबके के लोग थे, मजदूर वर्ग था, उनके दिल में मजदूर वर्ग के प्रति बहुत ही संवेदनाएं थी और उन्होंने करीब से पूंजीवाद को देखा था और पूंजीपतियों को देखा था कि उनके आचरण मजदूर वर्ग के प्रति कैसे होते हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा लिटरेचर बना के तैयार किया और उनको जीवन में बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। तो उन्होंने इसको विकसित किया था, उसको निर्मित किया था और सर्वप्रथम 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में, और लेनिन जी जो थे वो कार्ल मार्क्स के अनुयायी थे और वो उस कार्ल मार्क्स की विचारधारा से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने 1917 में रूस में धरती पर पहली बार प्रत्यक्ष रूप से इस विचारधारा को क्रांति करके उतारा। चूंकि कार्ल मार्क्स ने क्रांति का आह्वान किया था तो वहाँ रूस में 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई और वहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित हुआ। अब देखिए, पूंजीवादी विचारधारा आपने जान ली कि क्या होती है और साम्यवादी विचारधारा जान ली। साम्यवादी विचारधारा में एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि ये पूंजीपतियों को उखाड़ फेंक कर और मजदूर वर्ग का शासन स्थापित करना या मजदूर वर्ग की तानाशाही स्थापित करना, ये इसका मुख्य ध्येय है। और इसमें जो अर्थव्यवस्था होती है, ये अर्थव्यवस्था, इसमें ये पूंजीवाद में क्या होता था कि ये निजीकरण को, ये किसी व्यक्ति का कोई उद्योग है, एक व्यक्ति का उद्योग है, वो
बढ़ता चला गया, एक देश से दूसरे देश में, दूसरे से तीसरे देश में है। तो इसमें धन को ज़्यादा महत्व दिया, अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में जो पूंजी है, जो उद्योग हैं और जो कारखाने हैं, कंपनियां हैं, वो सरकार के अंडर में रहेंगी। ये निजी हाथों में रहेंगी और ये सरकार के अंडर में रहेंगी, सरकार के नियंत्रण में रहेंगी, सरकार के बनाए हुए कानूनों से चलेंगी और सब कुछ इनका कार्यभार सब कुछ सरकार अपने अंडर में ले लेती है। ये साम्यवाद के अंतर्गत ये व्यवस्था होती है। तो इसमें जो अर्थव्यवस्था होती है वो राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो ये हो गई, इसी की लड़ाई थी और ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये इनको खत्म करना चाहते हैं पूंजीपतियों को। जाहिर सी बात है कि जब आप ये मजदूर वर्ग उनको खत्म करने की बात करेगा तो पूंजीपति भी उसके विरोध में खड़ा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे और इन्हीं विचारधाराओं को देश दुनिया के अन्य देशों पर लागू करने के लिए या थोपने के लिए ये परोक्ष युद्ध 45 सालों तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में लड़ा गया। इसके बाद ये 3 प्रकार की दुनिया बट गई। देखिए, एक ये भी घटना ये शीत युद्ध के दौरान ही ये आई। जैसे आपने सुना होगा तीसरी दुनिया के देश। तो तीसरी दुनिया के देश किनको कहा जाता है? अगर तीसरी दुनिया है तो पहली और दूसरी दुनिया भी होगी। तो पहली दुनिया के देश कौन से हैं, दूसरी दुनिया के देश कौन से हैं, तीसरी दुनिया के देश कौन से? तो ये शीत युद्ध के कार्यकाल के दौरान ही ये 3 प्रकार की दुनिया ये बटी हुई थी। अब जरा समझ लीजिए कि ये पहली दुनिया के देश कौन से थे? पहली दुनिया के देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिमी यूरोप के सभी देश और ऑस्ट्रेलिया। देखिए ध्यान से इसको समझ लीजिए कि पहली दुनिया के अंतर्गत अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के सभी देश आ गए और ऑस्ट्रेलिया। और ऐसे वो सभी देश, इसको और अच्छी तरह समझने के लिए मैं बताता हूं कि ऐसे वो सभी देश जो अमेरिका के समर्थन में, उसके नेतृत्व में और पूंजीवाद के समर्थन में अमेरिका के साथ खड़े थे, पूंजीवादी देश थे, अमेरिका के समर्थन में खड़े थे, वो पहली दुनिया के देश कहे गए। और दूसरी दुनिया कौन सी थी? दूसरी दुनिया थी सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी व्यवस्था वाले देश, जो सोवियत संघ के नेतृत्व में थे, उसके समर्थन में थे। अब ये कौन कौन से थे? जैसे मध्य एशिया के कुछ देश वो सोवियत संघ में शामिल थे और पूर्वी यूरोप के कई देश इसमें शामिल थे सोवियत संघ में, और इनको मिलाकर के सब ये संघ बना था। 1922 के एक संधि के दौरान ये संघ का गठन किया गया था। तो ये दूसरी दुनिया के देश हो गए, यानी सोवियत संघ में शामिल वो सभी देश जो साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप थे, वो दूसरी दुनिया के देश कहे गए। तो अब ये 2 प्रकार की दुनिया बट गई। इन्हीं को 2 ध्रुव कहा गया है, इन्हीं को मिलाकर के 2 महाशक्तियां कहा गया है। अब ये तीसरी दुनिया कहां से आ गई? तीसरी दुनिया के देश उन देशों को कहा गया है जो एशिया और अफ्रीका के वो देश जो हाल ही में साम्राज्यवादी देशों के चुंगल से आजाद हुए थे, गुलामी की जंजीरों से आजाद हुए थे, जिनको आजादी मिली थी। एशिया और अफ्रीका के वो नवोदित देश, ये तीसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं। और गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना, जब हम आपको अगले अपने वीडियो में समझाएंगे, तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए ये सभी देश थे। इनकी संख्या वर्तमान में आज 120 है। ये एशिया और अफ्रीका के जिनको साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उन्होंने इनको आज़ाद किया था। ये गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे और इनको 1945 के बाद आज़ादी ये मिलना शुरू हो गई। ये तीसरी दुनिया के देश थे।
इसके बाद सैनिक संधियाँ। शीत युद्ध में एक और हमें घटना देखने को मिलती है, सैनिक संधियाँ। ये जैसा कि मैंने बताया कि शीत युद्ध के दौरान सय मात का खेल चल रहा था, धमकियों का दौर था, अपनी प्रभाव और शक्ति दिखाने का दौर था, दंभ अहंकार दिखाने का दौर वो था, और भय और आतंक से दुनिया की कल क्या हो जाए, परसों क्या हो जाए, कहीं युद्ध न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। तो उसी दौरान ये सैनिक संधियों के ये बनाई गई। इसमें सैनिक संधियां अमेरिका की तरफ से भी बनी, जैसे सीटो, ये साउथ पूर्व यानी दक्षिण पूर्व सैनिक संधि थी, और सेंटो और नाटो ये अमेरिका की तरफ से बनी हुई थी, और जो ये साम्यवादी देश सोवियत संघ की तरफ से उसके जवाब में सैनिक संधि बनाई गई, वो वार्सा पैक्ट उसको कहते हैं, वार्सा पैक्ट। तो सीटो, सेंटो, वार्सा पैक्ट और नाटो, ये शीत युद्ध के दौरान ये सैनिक संगठन भी बनाए गए, और इनका मुख्य उद्देश्य था कि ये जो अमेरिका के द्वारा जो सैनिक संधियां बनाई गई, जैसे नाटो, सीटो, सेंटो, इनका उद्देश्य था साम्यवादी प्रसार को कैसे रोकना है, साम्यवादी प्रभाव को कैसे नियंत्रित करना है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है, और युद्ध की स्थिति आने पर सब लोगों को मिलकर लड़ना है। तो उसी के जवाब में वार्सा पैक्ट भी सोवियत संघ ने बनाया था। तो उसका भी यही उद्देश्य था कि अगर कोई ऐसी लड़ाई होती है, कोई युद्ध होता है, तो उसमें मिल करके सामना करना है और पूंजीवाद को आगे नहीं बढ़ने देना। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।